टू स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मेहनत आपके सामने फिर से मैं लेके आ चुका हूं और आप है कि इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और मैं मेहनत करता जाऊंगा। देखता हूं कब तक आप सब्सक्राइब इसको नहीं करोगे, कब तक इसको नहीं फैलाओगे। मैं हाथ से लिख करके तैयार करवा रहा हूं आपके लिए नोट्स, और आप है कि कोई ध्यान नहीं दे रहे। कक्षा 10 के पहले पाठ को पूरा हाथ से लिखवा दिया एकदम शानदार तरीके से आपके लिए, ठीक है ना। आपके लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं सारे। राजस्थान का इतिहास एक परिचय है। राजस्थान कैसे, कहां से लेकर के कैसे कैसे चला, लगभग इसमें बातें जो प्राचीन की भी आएगी और मध्यकाल की भी आएगी और आधुनिक काल की भी आएगी। सारी बातें इसमें आपके है भाई। तो देखो, यहां से जब हम शुरू करते हैं ना, जो शुरुआती शब्द इसमें है ना, वो तो आ जाते हैं आधुनिक राजस्थान के। फिर इसमें कुछ बातें प्राचीन की भी आ जाएगी और कुछ बातें जो आएगी वो मध्यकाल राजस्थान की भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 1800 में, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का जो भूभाग है ना अपना, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया था। अपने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग में लाए थे भाई। कौन कहता है अभी इसके कि राजपूताना था? ये कह रहे हैं जॉर्ज थॉमस, ठीक है ना। जॉर्ज थॉमस जो है वो कह रहे हैं कि ये राजपूताना था भाई। समझ में आ गई ना बात। दूसरी विशेष बात 1829 की करें। एक किताब लिखी गई 1829 में, और वो किताब थी एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान दिया और इस क्षेत्र का नाम राजस्थान दिया। इस प्रदेश को कह रहे हैं राजस्थान भी और राजस्थान भी। देखो 10वीं क्लास के पहले पाठ में दो शब्द टोड के दिए हुए हैं। पहला टोड ने दिया राजस्थान, दूसरा टोड ने दिया है राजस्थान। ये बात ध्यान में रखनी है आपको भाई। समझ में आ गई ना बात। राजस्थान और राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान। आगे देखना, स्वतंत्रता के बाद, जब ये स्वतंत्रता के बाद की बात है, जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, बात जो हम कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं 30 मार्च 1949 की, ठीक है ना। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था भाई, देखो जरा। स्वतंत्रता के बाद जब रियासतों का एकीकरण हुआ 30 मार्च 1949 को, तो सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान कर दिया गया। पहले राजपूताना, फिर राजस्थान राजस्थान, और फिर सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान कर दिया गया था भाई। समझ में आ गई होगी बात आपके। पहला राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस का, फिर राजस्थान नाम, और फिर राजस्थान नाम, और फिर राजस्थान नाम। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख। राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में इनका ये उल्लेख किया गया है भाई, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ बात, जो लिखी हुई बातें हैं वो 10वीं की किताब में लिखी हुई है, ठीक है ना। और नाम लिखा हुआ क्या है भाई, जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवार कहते थे। जोधपुर को 10वीं की किताब में लिखा हुआ है कि जोधपुर को मरु और मरुवार कहते थे। आप लिखते चलो, और इतना शानदार मैटर है कि कोई यद नहीं है भाई। हर एक चीज उसमें से समेट ली है हमने, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो समेट ली है। कालांतर में मारवाड़ कहा गया। पहले मरु, फिर मरुवार, और फिर मारवाड़। किसको? जोधपुर को, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को हमने ये नाम दे दिए, ठीक है ना। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जांगल देश नाम से जाना जाता है। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया था जहां सम्मी, केर या पिल्लू
आदि के वृक्ष होते थे, ठीक है ना, उस प्रदेश के लिए जांगल नाम प्रयुक्त किया गया था, जहाँ पे शम्मी, केर और पिल्लू के पौधे थे। यहाँ पे सम्मी के, यहाँ पे केर के, यहाँ पे पिल्लू के पौधे जो थे वो मौजूद थे भाई, इसलिए इस क्षेत्र को जंगल देश कह दिया, ठीक है ना। आगे देखो भाई, मत्स्य का उल्लेख, मत्स्य जो है, मत्स्य के उल्लेख की बात हम कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। और ये मत्स्य जो है, मत्स्य का उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, महाभारत में एक राज्य के रूप में ये मत्स्य जनपद हुआ करता था उस समय का, ठीक है ना, मत्स्य जनपद था। और मत्स्य जनपद जो था ना, इस जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जो वर्तमान में बैराठ कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना, बैराठ कहते हैं। कहां कहां पर था? जयपुर, अलवर और भरतपुर तक फैला हुआ था, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक फैला हुआ था मत्स्य जनपद, मत्स्य क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, भरतपुर व मथुरा के क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र और धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। शूरसेन एक मत्स्य, जयपुर का, अलवर का और भरतपुर का। दूसरा शूरसेन में भरतपुर और मथुरा उत्तर प्रदेश का, ये शूरसेन में थे। अब दूसरी बात, राजस्थान के दक्षिण में चलें, क्षेत्र आ जाता है माही नदी का। देखो, माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे? इस क्षेत्र को हम कहते थे कांठल, कांठल कहते थे भाई। आगे देखो, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांठे किनारे पर स्थित था, किनारे किनारे या कंठा कंठा होने के कारण माही नदी के आसपास का क्षेत्र है ये, माही नदी के दोनों ओर का क्षेत्र है ये। और ये माही नदी का 56, ये कांठल का क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास का है। दूसरी बात, 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 50 बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। 56 का मैदान कहाँ है भाई साहब? 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। इस भूभाग को हम क्या कहते हैं भाई? 56 का मैदान। 56 गांवों का समूह होने के कारण, ठीक है ना, कई जगह ये 56 नदी नालों का समूह होने के कारण भी हम इसको 56 का मैदान कहते हैं। चीज एक एक निचोड़ निचोड़ के लाई हुई चीज है भाई साहब, इसको आप ढंग से याद कर लेना, इससे ज्यादा निचोड़ इस चीज का कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगे देखो, भैंसरोडगढ़ से लेकर के एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र है भाई साहब, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार। बहुत बार एक भी चीज अभी तक जो पीछे का चैप्टर जो 10वीं क्लास का पहला पार्ट जो करवा रहा हूं ना, एक लाइन ऐसी नहीं आई है कि वो इंपॉर्टेंट ना हो, एक लाइन ऐसी नहीं आई है अभी तक, और सारी लाइन एक से एक बढ़ करके इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से देख लेना। ऊपरमाल का पठार हो, चाहे 56 का मैदान हो, चाहे मत्स्य जनपद हो, चाहे सूरसेन हो, चाहे राजपुताना हो, चाहे रायथान हो, चाहे राजस्थान हो, 30 मार्च 1949 का, एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऊपरमाल का क्षेत्र और भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक का, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का, बिजोलिया भीलवाड़ा का, इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये ऊपरमाल का पठार कहलाता है भाई। आगे जैसलमेर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मांड, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था भाई। आगे देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था। अरे एक एक चीज ये है कि हीरा है, ठीक है ना। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड, क्या नाम था? मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था भाई, क्या कहलाता? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता था, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है ना। आगे कोटा व बूंदी का प्रदेश हाड़ौती कहलाता था भाई, हाड़ौती कहलाता था, कोटा और बूंदी का प्रदेश, ठीक है ना, कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती प्रदेश कहलाता था भाई। आगे देखो, सीकर, चोरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था,
ठीक है ना। सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। सीकर चूरू झुंझुनू, देखो 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है भाई। शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र है भाई। मांड जैसलमेर है भाई। हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र है भाई। ठीक है ना। ऊपरमाल भैंसोड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का भाग है भाई। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें शॉर्ट में है, पाठ बहुत ही ज्यादा। आगे देखो, इतिहास का काल विभाजन। अब भाई इतिहास का काल विभाजन आपका शुरू हो जाता है भाई। इतिहास के काल विभाजन की बात हम कर रहे हैं भाई। 3 भागों में इतिहास को विभाजित किया गया है भाई, 3 भागों में। और ये जो 3 भाग है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है तीनों ही भाग भाई। देखना, प्राक ऐतिहासिक, या इसको हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक। देखो इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक वह इतिहास है जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है ना, लेखन का ज्ञान नहीं था। ये प्रागैतिहासिक यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था, प्राग युग कहलाता है। उस काल में को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। ठीक है ना। इस काल में मनुष्य लेखनी से परिचित नहीं था, अपरिचित था। फिर बाद में आधे ऐतिहासिक काल जब आएगा ना, मनुष्य लेखनी से परिचित तो था, लेकिन आज के काल में उस समय की लेखनी पढ़ी नहीं गई है। ठीक है ना। आज के काल में उस समय की लेखनी जो थी वो पढ़ी नहीं गई है भाई। और फिर बात आ जाएगी ऐतिहासिक काल की, आज के काल के इतिहास की, जिसमें साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेखनी पढ़ी भी गई है, और हर प्रकार की लिपि जो है वो पढ़ी गई है, लिखा हुआ भी मिला है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा था भाई। इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। उसमें की लिपि जो है ना वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे देखो, ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। यह युग 600 ईस्वी ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है, और इसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। प्राक ऐतिहासिक काल लेखनी का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल लेखनी का ज्ञान तो था, लेकिन लेखनी पढ़ी नहीं गई। और तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल, चीजें जो लिखी गई ना वो सारी चीजें पढ़ी भी गई है। उसमें की जो जो चीज लिखी गई वो चीजें पढ़ी गई है, ऐतिहासिक काल है भाई। ठीक है ना। आगे देखो भाई, नई लाइन में बताता हूं मैं आपको। ये आगे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं, और सभ्यताएं आपकी शुरू होती है कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई कालीबंगा की ये सभ्यता। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां जब मिली है ना, तब इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पर, कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे, या उस समय की सरस्वती नदी हम कह सकते हैं कालीबंगा को। प्राचीन नाम, प्राचीन की दृष्टवती और सरस्वती नदी, प्राचीन की दृष्टवती और सरस्वती नदियों के किनारे है, जिसको वर्तमान में गग्गर नदी कहते हैं। इस नदी के किनारे है, ये बात हम कर चुके हैं। कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ है भाई। नाम, खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियां यहां से जब मिली ना, तब कालीबंगा इसका नाम रखा गया था। खुदाई से यहाँ पे जो साक्ष्य मिले, काली चूड़ियों के मुख्य साक्ष्य होने के कारण इस सभ्यता का नाम ही कालीबंगा रख दिया गया भाई। आगे देखो, खोजकर्ता से लेकर के इस आगे की ओर बढ़ते जाएं भाई। इसके खोजकर्ता जो थे ना वो अमलानंद जी घोष। किताब कह रही है 1952 में खोज हुई थी, अमलानंद जी घोष के द्वारा खोज हुई। उत्खनन किस किसने किया, ब्रिजवासी लाल और बी के थापर 61 से 62 में। किताब कह रही है 61 से 62 में। उत्खनन करता बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था इसका उत्खनन। दूसरी बात, मकान, मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर बनाए जाते थे। मिट्टी की ईंटें जो थी ना, अब तो भट्टे बन गए ना, इन ईंटों को धूप में जितनी हो सके पक जाए, सूख जाए, तब मकान बनाए जाते थे। दूसरी बात, बर्तनों का रंग लाल है।
बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काले व सफेद रंग की रेखाएं हैं। लाल रंग के जो बर्तन है ना, उन पर सफेद और ये काले और सफेद रंग की रेखाएं हैं। लाल बर्तनों पर सफेद और काले रंग की रेखाएं हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दो फसलें यहाँ पर एक साथ, दो फसलें उगाई जाती थी, दो फसलें उगाई जाती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी भाई, ठीक है ना, दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। तो अमलानंद जी घोष ने इसकी खोज की थी, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। 1952 में इसकी खोज हुई, ठीक है ना, 1952 में। ये गग्गर नदी के किनारे की सभ्यता है आपकी, गग्गर नदी या प्राचीन की सरस्वती या दृष्टवती नदी के किनारे की सभ्यता है। काली चूड़ियां यहाँ से मिली हुई है। इस सभ्यता से जुताई के अवशेष मिले हमें, दो फसलें एक साथ बोई जाती थी यहाँ पर। यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पे काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। मकान ईंटों से बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से, और इन कच्ची ईंटों को धूप में सुखाया जाता था, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ से कब्रिस्तान मिला है भाई, कब्रिस्तान मिला है भाई, यहाँ से क्या मिला है भाई, कब्रिस्तान मिला है, यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं भाई यहाँ पर। तब कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यहाँ पर शायद मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण माना जाता है। खोपड़ी को खोल करके उसका इलाज किया जाता था उस समय भी, ठीक है ना। आगे प्राप्त सामान के सामान मिलियो है, अठू मिले भाई खिलौना, अठू मिलिए बैलगाड़ी, हवन कुंड मिले भाई, अठू हवन करता बे लोग भी। लकड़ी की नाड़ी मिली है भाई अठे, और एक बेलनाकार मोर भी मिली है भाई अठे। के मिलियो है, बेलनाकार मोर भी अठे मिली है भाई। दूसरी बात, कालीबंगा नगर प्रधान सभ्यता थी, नगर प्रधान सभ्यता थी। ये कालीबंगा है ना, शहर था भाई, एक नगर था भाई, एक सुविकसित नगर था भाई एक। आगे सभ्यता आ गई आहड़ सभ्यता। देखो, कालीबंगा नगर, आहड़ ग्रामीण, आहड़ ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगा नगरी है, आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट चीजें बहुत है भाई। देखो, आहड़ सभ्यता की बात करें, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे कहां की है, बात करते हैं भाई। आहड़, आहड़ या आयड़ नदी के किनारे है, उदयपुर में, उदयपुर में, जिला उदयपुर है भाई। अन्य नाम ताम्रवर्ती नगरी है भाई, ताम्रवर्ती नगरी, नाम क्या है इसका, ताम्रवर्ती नगरी। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकड़िया, कौन कौन थे, सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास, इनको हम कहते हैं ए.के. व्यास भी, ए.के. व्यास जी कहते हैं इनको। फिर कहते हैं आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकड़िया, इन सब ने मिलकर के इसका किया था भाई उत्खनन। यह सभ्यता एक टीले के नीचे थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते थे इसको, मिट्टी का टीला। एक आज के दिन की बात करूं तो कल भरतपुर में भी एक सभ्यता के स्थल का पता लगा है, ठीक है ना। मौर्यकालीन मूर्तियां मिल रही है, गांव के अवशेष मिल रहे हैं, घरों के अवशेष मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। मौर्यकालीन भरतपुर में अभी भी खोज हुई है ये। आगे देखो, मृतकों को आभूषणों सहित, आभूषणों गहनों सहित दफनाते थे। इस सभ्यता में मृतक जो थे ना, उनको आभूषणों सहित दफनाया जाता था भाई। नई लाइन में देखो, आहड़ सभ्यता है ना, आहड़, यहां पर लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था ये। लाल काले मिट्टी, कालीबंगा में लाल मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है ना, और उन पे सफेद और काले रंग की रेखाएं खींची जाती थी। यहाँ पे लाल काले मिट्टी के बर्तन थे। रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान भी लगाया जाता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय था लोगों का, मुख्य रूप से व्यवसाय लोगों का रंगाई छपाई का था भाई। आगे आ गई भाई गिलूंड सभ्यता, राज संबंध की, राज संबंध की गिलूंड सभ्यता की बात हम कर रहे हैं भाई। गिलूंड सभ्यता कहाँ है, राज संबंध में, ठीक है ना।
गिलूंड कस्बा है राजसमंद का। नदी तो बनास होनी होनी है भाई। उत्खनन बीबी लाल ने 1957-58 में किया पहली बार। इसके बाद में 1998-99 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर वीएस सिंधे और पेंसिल्वेनिया ने किया भाई। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है अमेरिका के, कौन है भाई? ये ग्रेगरी पोसल है, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। अब उत्खनन से मिला क्या भाई? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई यहां से, ठीक है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है कि ये 1900 से 1700 ईसा पूर्व की बात है भाई। 1900 से 1700 ईसा पूर्व की बात है। खोज बीबी लाल ने की थी, खोज बीबी लाल ने। और उत्खनन एक तो वीएस सिंधे हैं और दूसरे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी पोसल ने इसका उत्खनन किया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, इसके प्रोफेसर थे ग्रेगरी पोसल, इनके नेतृत्व में, इनके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। यहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई। और 1900 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता ये मानी जाती है, या यहाँ के अवशेष जो मिले हैं वो है। आगे देखो, गिलूंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं देखो जरा। गिलूंड सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? एक सादे, एक काले, एक पॉलिशदार, एक भूरे लाल और एक काले चित्रित मृद भांड। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहां से। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त हमें हुए हैं। और ये 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन सादे, एक काले, पॉलिशदार, भूरे लाल और काले चित्रित है। आगे उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। आगे देखना, आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। आहड़ की सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटें नहीं थी, जबकि गिलूंड में है। इसके बाद में आपकी सभ्यता आ जाती है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की आ जाती है भाई। भीलवाड़ा के बागोर गांव की सभ्यता है। और बागोर सभ्यता आपकी है कोठारी नदी के किनारे, कोठारी बनास की सहयोगी है। या हम कह सकते हैं कि ये बागोर सभ्यता है ना, बनास संस्कृति का ही भाग है भाई। बागोर आपका बनास संस्कृति का ही भाग माना जाता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है। डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 67 से 70 तक उत्खनन हुआ था। वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन किया था भाई 1967 से 70 तक। उत्खनन के दौरान क्या प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं भाई। अगर प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं तो ना तो उसमें लेखनी का ज्ञान था और ना इनको पढ़ा जाएगा। अगर कुछ लिखा हुआ है भी ना तो संभव नहीं है, देख करके ही बताया जा सकता है। पढ़ा तो पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, ना लेखनी थी। यहां से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण, ये पाषाण काल जब आया तो फिर ये प्राग ऐतिहासिक, फिर कह सकते हैं हम प्राग ऐतिहासिक का काल पाषाण काल माना जाता है, जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। आखेटक यानी जंगली होने के प्रमाण दे रही है भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई, बागोर से क्या मिला है भाई? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं बागोर से, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं बागोर से, ठीक है ना। जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। सुई छेद वाली, धागो पौण सुई बने, बिसी सुई के वह छेद हो सुई के धागो पौण खातर।
आगे यहां से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखना, बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद में बात आ जाती है भाई गणेश्वर सभ्यता, जो आपकी है नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर की बात करें भाई, नीम का थाना सीकर, नदी है आपकी कांतली, उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहां पर ताम्रयुगीन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको। गणेश्वर सभ्यता है ना, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से तांबे का जितना सामान प्राप्त हुआ है ना, उस समय भारत की कोई भी दूसरी सभ्यता से एक साथ में इतना तांबे का सामान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आरसी अग्रवाल के निर्देशन में वे उत्खनन से यहां पर 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। आगे देखना, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे का आयुध व उपकरण मिले हैं, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहां से